So today we will start unit number 3. Unit number 3 is all about two-dimensional basic transformations. Transformation जो है वो एक common term है. Transformation का मतलब होता है formation. Formation मतलब बहुत सारे format. It comes from the word format. मतलब you are transferring from one form to another form. Okay, which includes translation, रोटेशन और स्केलिंग. इसके अलावा इसमें रिफ्लेक्शन और शेयरिंग भी होता है, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है. फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ती है. तो आप कैसे मैट्रिक्स में के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके उसको आप सॉल्व करेंगे, राइट? देन हाउ होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स हेल्प्स यू इन सॉल्विंग दिस मैट्रिक्स. यहाँ पर हम होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसकी हेल्प से होमोजीनियस कोऑर्डिनेट को इंक्लूड करने से आपका काम कैसे आसानी से हो जाएगा ये हम देखेंगे. फिर ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीपल, इसको आप कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हो, कि जहां पर आप मल्टीपल यूज करेंगे ट्रांसफॉर्मेशंस को. ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग अलग अलग होते हैं, आप इनको इकट्ठा भी यूज कर सकते हो. यह आपकी यूनिट का फर्स्ट पार्ट है. फिर टू डायमेंशनल व्यूइंग में हम फर्दर पढ़ेंगे व्यूइंग पाइपलाइन, व्यूइंग कोऑर्डिनेट रेफरेंस फ्रेम, विंडो टू व्यूपोर्ट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन. ये सारी चीजें रिलेटेड है कहीं ना कहीं टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट, दैट इज नोन एज क्लिपिंग. क्लिपिंग मैंने जैसे कल जब हरीश सर की क्लास एंगेज की थी उसमें बताया था कि हाउ यू सिलेक्ट द relevant part and how you clip the irrelevant part which is not important to you. ऐसा आप किसी लाइन के केस में भी कर सकते हैं, पॉइंट के केस में भी कर सकते हैं और पॉलीगॉन के केस में भी कर सकते हैं. जब हम पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में बताऊंगी इसको कि क्लिपिंग का मीनिंग क्या होता है, हाउ क्लिपिंग इज इम्पोर्टेंट टू अस. तो दैट्स ऑल. कोई कुछ बोल रहा है, म्यूट कर लीजिए. तो यहाँ पर आपको ओवरऑल थर्ड यूनिट में यही पढ़ना है. अगेन थर्ड यूनिट इज न्यूमेरिकल यूनिट, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशंस के भी न्यूमेरिकल्स हमको देखना है और हमको क्लिपिंग के भी न्यूमेरिकल्स जो है वो देखना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द टू डायमेंशनल बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड स्केलिंग, राइट? तो सबसे पहले लेट अस सी व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलेशन या ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मीनिंग होता है. तो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स changing some graphics into something else by applying rules. मतलब कुछ रूल्स को अप्लाई करके ट्रांसफॉर्मेशन को करना. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब वहां पर क्या होगा, सपोज हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है, जैसे कल मैंने yesterday I had given the example of मोबाइल फोन. मोबाइल फोन मैंने एज एन ऑब्जेक्ट लिया था और उसमें डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके मैंने क्या किया था, मेरे मोबाइल की जो पोजीशंस हैं, एंगल्स हैं, उनको मैंने क्या किया था, चेंज किया था, राइट? तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है दैट कैन बी ट्रांसलेशन, स्केलिंग अप और डाउन, जैसे कल बताया था आपको. स्केलिंग में मैग्निफिकेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, दोनों चीजें होती है. फिर रोटेशन, जिसमें हम किसी एंगल से रोटेट करते हैं. देन शेयरिंग, शेयरिंग की भी आपको कल बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई थी कि शेयरिंग क्या होता है. यदि कोई रेक्टेंगल है, जैसे कल की क्लास में जो स्टूडेंट नहीं थे उनके लिए एक बार मैं बता देती हूँ, जैसे ये कोई रेक्टेंगल है तो शेयरिंग की डेफिनेशन ये कहती है कि whenever any tangential force is applied to any one of the side of the object, मतलब जब भी कोई टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई होता है किसी भी एक साइड के ऑब्जेक्ट पे, और जब आप उसको उस टेंजेंशियल फोर्स की हेल्प से जब आप उसको खींचते हो या आप उसको स्ट्रेच आउट करते हो, तो दैट फिगर्स डिस्टॉर्ट इन सम शेप. वो फिगर किसी शेप से डिस्टॉर्ट हो जाता है और उस ये रेक्टेंगल से क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम. तो दैट इज नोन एज शेयरिंग. ठीक है, तो इन सब चीजों का याद ध्यान रखना है आपको. सो व्हेन अ ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस ऑन अ 2D प्लेन, इट इज कॉल्ड 2D ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमें यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है. यूनिट नंबर 4 में हम यही टॉपिक वापस पढ़ेंगे, बट दैट विल बी नोन एज अ 3D ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि वहां पर हम 2D प्लेन की नहीं 3D की बात करेंगे. मतलब हम वहां पर Z कोऑर्डिनेट को भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं.
ट्रांसफॉर्मेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंप्यूटर ग्राफिक्स इन रीपोजिशन द ग्राफिक्स। क्यों हम इसको कंप्यूटर ग्राफिक्स में इंक्लूड कर रहे हैं, क्यों हमें ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि जब भी हम ऑब्जेक्ट के साथ वर्क करते हैं, हम चाहे एनिमेशन की बात करें, हम चाहे GIF की बात करें, हम किसी भी चीज की बात करें, हमें कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट को मूव तो करना ही पड़ेगा, मतलब उसकी पोजीशन को चेंज तो करना ही पड़ेगा, उसके ओरिएंटेशन को चेंज करना पड़ेगा, उसके साइज को चेंज करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों के लिए हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं। Two essential aspects of transformation are given below. Each transformation is a single entity. It can be denoted by unique name or symbol. जैसे मैंने बताया, ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन, शेयरिंग, रिफ्लेक्शन, हर ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक सिंगल एंटिटी होती है। अभी कैसे इस पे काम करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। It is possible to combine true transformation after connecting a single transformation is obtained. अभी मैंने आपको ये चीज बताई, इसको क्या बोलते हैं? This particular topic is known as composite transformation. Composite का मतलब जब एक से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन को हम जब कंबाइन करते हैं, मतलब जब हम ट्रांसलेशन को स्केलिंग के साथ कंबाइन कर देंगे, या ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रिफ्लेक्शन, रोटेशन सबको एक साथ कंबाइन कर देंगे, तो इसको बोलते हैं हम कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। अपन करेंगे न्यूमेरिकल कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन के, तो आपको क्लियर होगा ये चीज, राइट? चलिए, ए इज अ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ट्रांसलेशन। ठीक है, आपने ए पर क्या अप्लाई कर दिया? ट्रांसलेशन। एंड बी ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म स्केलिंग, और बी ट्रांसफॉर्मेशन क्या परफॉर्म कर रहा है? स्केलिंग परफॉर्म कर रहा है। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू इज नोन एज सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी, मतलब ए इंटू बी। तो जो सी जो होगा, इट इज अ कॉन्केटेनेशन प्रॉपर्टी। कॉन्केटेनेशन मतलब कंबाइन ऑफ ए एंड बी। ऐसा आप सिंगल ऑब्जेक्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो, और मल्टीपल ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करके भी उसको रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। There are two complementary points of view for describing object transformation. अब ये जो ऑब्जेक्ट पर हम अप्लाई करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, ये दो तरीके होते हैं, ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, दो तरह के होते हैं। ठीक है, the object itself is transformed relative to the coordinate system or background. The mathematical statement of this viewpoint is defined by geometric transformation applied to each point. अभी मैं आपको बताऊंगी, जब मैं आपको ट्रांसलेशन, रोटेशन और स्केलिंग बताऊंगी, तब ये ज्यादा चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है और कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। देखो, ज्योमेट्री सिस्टम का मतलब ये होता है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अभी समझाने के लिए मैं आपको बताऊं कि मैंने ट्रांसलेशन की बात करी, और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि ट्रांसलेशन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। मतलब आप किसी चीज को, मतलब नॉर्मल भाषा में बोलूं कि मैंने मेरे कोई टेबल है, उस पे मेरा मोबाइल रखा है, मैंने उसको खसकाकर कॉर्नर पे रख दिया। आई एम सिंपली यूजिंग अ लेमन वर्ड, खसकाकर। तो दैट खसकाकर मींस रिप्लेस कर दिया, मैंने उसको डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उसी टेबल पर है वो ऑब्जेक्ट, पर मैंने उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया या खसका दिया, व्हाटएवर आई से। तो जब मैं इसको ज्योमेट्री की टर्म्स में, मतलब क्या होगा कि न्यू कोऑर्डिनेट विल बी एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स प्लस टी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि x जो मेरा था वो ओरिजिनल पोजीशन थी, इस ओरिजिनल पोजीशन में मैंने x का डिस्प्लेसमेंट ऐड कर दिया, मतलब मैंने कितना डिस्प्लेस किया ऑब्जेक्ट को उतना ऐड कर दिया, तो मुझे न्यू लोकेशन मिल जाएगी। कल की क्लास में जो हमने एग्जांपल लिया था, फिर से लेंगे कि यदि ये कोई P पॉइंट है, इसको मैंने डिस्प्लेस कर दिया P डैश पर, तो यहाँ पर इसका x था, यहाँ पर जाके ये x डैश हो जाएगा, और इसमें क्या ऐड हो जाएगा? tx। किसमें? x में। मतलब इतना मैंने इसको क्या कर दिया है? डिस्प्लेस कर दिया है। सिमिलर मैनर में आप y के लिए भी लिख सकते हो। तो ये जो मैंने इक्वेशन के टर्म में लिखा, दिस इज माय ज्योमेट्री, और जब इसी चीज को मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूंगी तो दैट इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हम न्यूमेरिकल भी करेंगे और एक एक चीज उसकी हम सब कुछ यहाँ पर देखेंगे, राइट? चलिए, an example that helps to distinguish these two viewpoints, the movement of an automobile against a scenic background, we can simulate this by
एक एग्जाम्पल लिया है, मूविंग द ऑटोमोबाइल while keeping the background fixed, that is the geometry transformation, and we keep the car fixed while moving the background scenery, that is the coordinate transformation. क्या समझ में आया आपको इस चीज से? क्या समझ में आया आपको इस चीज से? आपको क्या समझ में आया जो मैंने, आप फिर से पढ़िए इस स्टेटमेंट को, कि यहाँ पर कोई हम सिनारियो की बात करते हैं तो वहां पर सिनारियो में दो चीजें होती है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरा मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि देयर इज अ रिवर, राइट, और देयर इज अ बोट इन द रिवर। तो जब एक सिनारियो हो सकता है जिसमें ये रिवर जो है इट सीम्स टू यू लाइक फ्लोइंग, मतलब रिवर का जो वाटर है इट सीम्स टू व्यू लाइक इट्स फ्लोइंग, या तो वो वाटर क्या रहेगा, स्टिल वाटर रहेगा, मतलब वो अभी ठहरा हुआ है, वहां पर नथिंग इज फ्लोइंग। या दूसरी कंडीशन इसी की क्या हो सकती है कि अ बोट इज मूविंग इन द, मतलब ऑन द वाटर, मतलब जो रिवर है उस पर बोट क्या कर रही है, मूव कर रही है। सिमिलर मैनर में यहाँ पर जो एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल का दिया हुआ है उसमें आपको ये बताया है कि एक में जो है वो बैकग्राउंड फिक्स है और दूसरे में क्या है, आपका जो ऑब्जेक्ट है दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग। तो अभी मैं आपको मैट्रिक्स और इक्वेशन की हेल्प से बताऊंगी कि हाउ दिस विल हेल्प, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ ऑलरेडी ये तो देख ही चुके हैं, ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन, रिफ्लेक्शन और शेयरिंग, ये 5 मेन टाइप होते हैं। जो फर्स्ट 3 टाइप है ये आपके सिलेबस में गिवन है जो आपको पढ़ना है, राइट। चलिए अभी तक जो बताया, किसी को कोई डाउट है इसमें तो आप प्लीज पूछ लीजिए एक बार, अदरवाइज फिर अपन ट्रांसलेशन पे मूव करेंगे। जिसी को भी बेसिक जितना मैंने अभी तक बताया आपको, बेसिक में किसी को कोई डाउट है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है ना, हम कैसे कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, फिर ज्योमेट्री व्यू क्या होता है, कोऑर्डिनेट व्यू क्या होता है, इसमें यदि किसी को डाउट है तो आप पूछ लीजिए। क्लियर है आप लोगों को? सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड देन। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके प्लीज। Yes, ma'am. आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। चलिए तो हम सबसे पहले देखते हैं ट्रांसलेशन। बहुत सिंपल सा फंडा है ट्रांसलेशन का। it is in the straight line movement of an object from one position to another and is called as translation। जैसे मैंने बताया आपको कि if I am displacing my mobile phone from one place, from original place to new place, okay, from original place to some new place, then that is known as translation। मतलब मैंने अपने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दिया from original position to any another position which is known as a new position। Here the object is positioned from one coordinate location to another। मतलब अभी xy है तो xy से वो x dash और y dash पर पहुंच जाएगा। Are you getting my point? इस तरह से आपको डिस्प्लेस करना है कि अभी वो x और y है तो डिस्प्लेस करने के बाद वो x dash और y dash पे पहुंच जाएगा। तो to translate a point from a coordinate position x and y to another x1 y1 या x dash y dash, आपको जो बोलना हो, we add algebraically the translation distances tx and ty to the original coordinate। याद रखेंगे ये ट्रांसलेशन का सबसे ज्यादा की पॉइंट है, मतलब मेन पॉइंट यही है कि आपको क्या करना है, यू हैव टू ऐड। क्या ऐड करना है? जो आपकी ओल्ड लोकेशन है उसमें आपको ऐड करना है द ट्रांसलेशन डिस्टेंसेस, कितनी कैपेसिटी से आपने उसको ट्रांसलेट किया है, एंड दैट इज डिनोटेड बाय ट्रांसलेशन वेक्टर्स tx and ty। याद रखेंगे these are known as translation vectors, tx for the x direction and ty for the y direction। जरूरी नहीं है इसकी वैल्यू tx और ty की हमेशा इक्वल हो, दोनों की वैल्यू वेरी भी हो सकती है। तो आपको यदि आपको न्यू लोकेशन आपको पता करनी है कि ये ट्रांसलेशन डिस्प्लेस होकर गया कहां पर है, तो आप न्यू लोकेशन निकालने के लिए ओल्ड लोकेशन में tx को ऐड कर दोगे क्योंकि ये x वाला है, और न्यू लोकेशन ऑफ y में आप न्यू लोकेशन आपको y की फाइंड आउट करनी है तो ओल्ड लोकेशन ऑफ y में आप ty जो y का ट्रांसलेशन वेक्टर है उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो
ये हो गया हमारा इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसलेशन। आपको जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है वो आप इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन से भी कर सकते हैं और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से भी कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम उसमें नहीं है। एंड द ट्रांसलेशन पेयर tx and ty is called as shift vector। आप इसको ट्रांसलेशन वेक्टर भी बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी किसी किसी बुक में आपको लिखा हुआ मिलेगा और शिफ्ट वेक्टर भी लिखा हुआ मिलेगा। सबकी का मीनिंग जो है वो एक ही है, पर हमें ये याद रखना है कि tx और ty ट्रांसलेशन वेक्टर होते हैं, राइट। चलिए, तो हमने ट्रांसलेशन में क्या किया, हमने ट्रांसलेशन में मूवमेंट किया ऑब्जेक्ट का, हमने उसके फॉर्म को चेंज नहीं किया विदाउट डिफॉर्मेशन, मतलब हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट को उठा के कहीं और रखा है, हमने उसके ऑब्जेक्ट जो है उसके हमने शेप को, साइज को, उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, ठीक है। एवरी पोजीशन और पॉइंट इज ट्रांसलेटेड बाय सेम अमाउंट। When the straight line is translated, it will be drawn using end points। मतलब अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया वो पॉइंट का दिया है कि x और y एक ही कोऑर्डिनेट था, मतलब इट इज अ पॉइंट। लेकिन मैं यदि लाइन की बात करूं तो लाइन में दो एंड पॉइंट होते हैं, तो x1 y1 x2 y2, यदि ये दो एंड पॉइंट है तो ये दोनों की दोनों ट्रांसलेट होंगे, मतलब x1 y1 जो है वो x1 डैश y1 डैश में कन्वर्ट हो जाएगा और जो x2 y2 है वो x2 डैश और y2 डैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर। और इसको हम कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ये। और यदि हम पॉलीगॉन की बात करें, अभी मैंने पॉइंट की बता दिया, लाइन की बता दिया, पॉलीगॉन जैसे हम ट्रायंगल की बात करें, ABC इज अ पॉइंट ऑफ अ ट्रायंगल, तो A डैश B डैश और C डैश विल बी दी ट्रांसलेशन न्यू लोकेशन, ठीक है ना, मतलब वो तीनों की तीनों नोड जो है वो शिफ्ट होगी। चलिए, जैसे पॉइंट का एग्जांपल लेते हैं, अभी हम यहाँ पर हम पॉइंट की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि P कोई एक पॉइंट था, ये हमारा ओरिजिनल लोकेशन है, ये हमारा क्या है, दिस इज अवर ओरिजिनल लोकेशन। और यदि मैंने इस पे tx और ty ट्रांसलेशन वेक्टर यदि अप्लाई कर दिए तो इसकी न्यू जो लोकेशन है वो P डैश हो जाएगी, यहाँ पर P डैश लिख लो, एंड x डैश y डैश विल बी इट्स न्यू लोकेशन। तो आप इसकी इक्वेशन को कैसे लिखोगे, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, x डैश इक्वल्स टू x प्लस tx। इसका मतलब ये है कि हमने जो ओल्ड लोकेशन थी x, उसमें tx को ऐड कर दिया, और सिमिलर मैनर में हमने जो y ओल्ड लोकेशन थी उसमें हमने ty को ऐड कर दिया। दिस आर tx एंड ty आर माय ट्रांसलेशन वेक्टर्स, ठीक है। तो ये तो मेरी इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन हो गया। अभी मैंने आपको बताया था कि मैं आपको उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी बताऊंगी। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से हो सकते हैं, आइदर दिस और दिस। दोनों में जो अंतर है वो पहले मैं आपको समझा देती हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से होगा। देखो, आप चाहे ट्रांसलेशन पढ़ रहे हो, आप चाहे स्केलिंग पढ़ रहे हो, आप चाहे रोटेशन पढ़ रहे हो, आप चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको हमेशा यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको हमेशा उसका जो फॉर्म है मैट्रिक्स का वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, टू बी वेरी वेरी क्लियर। ये 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और 1 1 0 और 0 ये 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मैम एक क्वेश्चन था। हाँ अमन, पूछो ना। मैम मैं ये बोल रहा था, जैसे मैम ट्रायंगल का मैम यहाँ पे एग्जांपल बताया मैम। हाँ मैम ट्रायंगल में अलग अलग पॉइंट है मिलेंगे ना मैम, जैसे स्टार्टिंग 3 और जैसे मैम मैं वही देख रहा था मैम। देखो मैं बताती हूँ, ये जैसे A B और C है, ठीक है। तो सपोज ये वाला जो पॉइंट है वो x1 y1 है, एक्चुअली मैम लाइन में सेम पॉइंट थे। x2 y2 है, और सपोज ये वाला पॉइंट x3 y3 है, राइट। तो जो ट्रांसलेशन वेक्टर tx है वो हर x में जुड़ेगा और जो ट्रांसलेशन वेक्टर ty है वो हर y में जुड़ेगा। आई बात समझ में अमन? और जब ये जुड़ जाएंगे तो न्यू लोकेशन ऑफ आफ्टर डिस्प्लेसमेंट न्यू लोकेशन ऑफ ट्रायंगल आ जाएगी, जिसको आप बोलोगे A डैश B डैश और C डैश। और ये जो A डैश B डैश C डैश है इसकी वैल्यू क्या होगी, x1 डैश y1 डैश।
सिमिलरली x2 डैश y2 डैश लाइक दिस। आया अमन समझ में? अभी अपन न्यूमेरिकल करवा दूंगी ना, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। अभी अपन न्यूमेरिकल सभी पॉइंट का भी कर लेंगे, लाइन का भी कर लेंगे, ट्रायंगल का भी कर लेंगे, तो आपको पूरा पिक्चर ही क्लियर हो जाएगा। अभी मुझे ये समझाना है कि ये 2 बार क्यों यहाँ पर लिखा है, मतलब और का मतलब क्या होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे आप हमेशा। और दूसरी चीज, आप या तो रो वाइज लिख सकते हो, ठीक है, या तो आप रो वाइज लिख सकते हो, या तो आप कॉलम वाइज लिख सकते हो। रो और कॉलम वाइज का मतलब क्या होता है, देखो कैसे समझाऊं, लाइक दिस। यदि आपका x और y इट इज अ ओरिजिनल लोकेशन, तो x y और 1, वेट अ मिनट, अभी 1 नहीं लिखती, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, अभी होमोजेनियस कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ा है ना। x y और एक्स वाई, क्या अंतर है दोनों में? एक्स नीचे वाई और एक्स साइड में वाई। मैम रो और कॉलम में दोनों। Yes, ma'am. रो, एक रो में एक कॉलम में। यस, एक रो वाइज है, एक कॉलम वाइज है, ठीक है। तो यदि आप मेरे साथ, मतलब देखो, आप अलग अलग बुक यदि रेफर करोगे तो आपको कुछ बुक में ऐसा कॉलम वाइज मिलेगा और कुछ बुक में आपको रो वाइज मिलेगा। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे और आपको आपकी वर्क को इजी बनाना है, तो आई सजेस्ट यू प्लीज डू इट ऑलवेज कॉलम वाइज। हम हमेशा हमारे न्यूमेरिकल्स जो है वो कॉलम वाइज ही करेंगे, तो मैं हमेशा कॉलम वाइज ही करती हूँ, तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग भी कॉलम वाइज ही करें, राइट। तो देखो, जब भी हम कॉलम वाइज करेंगे तो ये वाला जो एग्जांपल है फर्स्ट वाला, ये रो वाइज का है, और जो पीछे वाला एग्जांपल है वो कॉलम वाइज का है। मतलब अभी हम इससे कंसर्न नहीं करेंगे, हमारा कंसर्न सिर्फ इतना है। और आप रो और कॉलम को आराम से ट्रांसपोज करके क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, मैंने आपको बताया आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 1 और 1, 0, यहां पर भी 0, देन 0, देन 0, देन 0, 1 मोर एंड 1 मोर, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। आपको ट्रांसफॉर्मेशन को यदि मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, तो आपको पता है कि tx और ty ये क्या होते हैं, ट्रांसलेशन वेक्टर्स होते हैं। तो आप इसको क्या करेंगे, इस पोजीशन पर हियर यू विल राइट tx एंड दिस पोजीशन पे हियर यू विल राइट ty। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ये आया कैसे है कि मैडम आपने तो डायरेक्ट लिख दिया, ये आया कैसे है? तो डोंट वरी, वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि ये आया कैसे है। बिकॉज आपको यदि एक चीज समझ में आ गई ना, तो आपको बाकी सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखो, मैंने क्या लिखा था इक्वेशन के फॉर्म में, एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स प्लस टी एक्स, राइट, एंड वाई डैश इक्वल्स टू वाई प्लस टी वाई, ये मैंने लिखा था इक्वेशन के फॉर्म में, राइट। आई कैन राइट इट लाइक दिस, कॉलम के फॉर्म में एक्स डैश वाई डैश इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस टी एक्स एंड टी वाई। इज इट ओके? यस मैम। यस। Yes, ma'am. अब आप ये जो है ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में है, और ये वाला जो है ये आपका इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में है। अब जब आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखोगे, तो डेफिनेटली आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के लिए आपको इसको, ये जो tx और ty, अभी मैं बताऊंगी कि आइडेंटिटी इसको हमने ऐसा क्यों लिखा। तो इस तरह से आपको कैसे लिखना है, याद रखेंगे कैसे लिखेंगे, 1 0 tx 0 1 ty और 0 0 1। अब 0 0 1 1 डायगोनल में क्यों लिखा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 हमेशा डायगोनल में ही आप लिखते हैं, ये हमें सबको ऑलरेडी पता है। क्लियर? तो इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। चलिए, ठीक है, वेट अ मिनट, ओके। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज की क्लास की, कि आपको लिखना किस फॉर्म में, जैसे मैंने अभी लिखा था, आपको किस फॉर्म में लिखना है। एक चीज चलो मैं अभी बता देती हूँ, अदरवाइज वो आपको कंफ्यूजन ही रहेगा।
यहाँ पर होमोजीनियस कोऑर्डिनेट की जो मैं बात कर रही थी कि हमें जब किसी भी मैट्रिक्स को सॉल्व करना है और उसको इजी सॉल्विंग करना है तो हम हमेशा उसको होमोजीनियस कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखते हैं। तो होमोजीनियस कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है कि यू पुट 1 in the last for easy मैट्रिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है ना, मतलब जितने भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यहाँ पर, तो आप वहां पर भी क्या करोगे कि आप व्हाटएवर, जैसे आपने यहाँ पर ट्रांसलेशन का वेक्टर मतलब ट्रांसलेशन का लिखा, तो आपको हर जगह पर क्या करना है, आपको 1 को जो है कंसिडर करके चलना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे एक्स और वाई आपके पॉइंट हैं, तो आपने कैसे लिखा है यहाँ पर, कॉलम वाइज हम फॉलो करेंगे, तो एक्स वाई और 1, आप नीचे 1 लिख दोगे। यदि कोई पॉइंट की बात कर, सॉरी लाइन की बात कर रहे हैं, ए बी, मतलब इसके x1 y1 कोऑर्डिनेट हैं और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो x2 और y2 है, तो उस केस में कैसे लिखोगे, ध्यान से देखना, x1 ठीक, देन y1 कॉलम के फॉर्मेट में लिखा है, फिर x2 और y2, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 और 1, मतलब आपको लास्ट पोजीशन जो आएगी उस पे 1 और 1 लिखना है। अब सपोज आप कोई ट्रायंगल की बात कर रहे हो, अब ट्रायंगल में तो ए बी सी है, मतलब वहां पर x3 और y3 भी आ जाएगा, तो यहाँ पर x3 y3 और 1, मतलब आखिरी में 1 यहाँ पर आपको लिखना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स। और ये जो 1 है, ये 1 कभी भी आपका चेंज नहीं होगा, आप कितना भी न्यूमेरिकल कर लो, उस पर किसी भी टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर लो, ये 1 हमेशा 1 ही रहेगा। चेंजेस सिर्फ x1 y1 x2 y2 और x3 y3 में ही होंगे। आप कोई भी न्यूमेरिकल कर लो, आपके 1 1 1 जो होमोजीनियस कोऑर्डिनेट है वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पर क्लियरली लिखा है ट्रांसलेशन मैट्रिक्स होमोजीनियस कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन। इसके पहले जो मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे बताया था उसमें होमोजीनियस कोऑर्डिनेट नहीं बताया था, उसमें मैंने आपको सिंपल ये बताया था x डैश y डैश इक्वल्स टू x y और यहाँ पर tx और ty, लाइक दिस, मैंने इस तरह से आपको बताया था। ठीक है, तो उस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, तो होमोजीनियस कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एडिंग 1 एट द लास्ट, आपको 1 को यहाँ पर लास्ट में क्या करना है, ऐड करना है। चलिए अब अपने क्वेश्चन समझते हैं पहले, एंड देन वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। गिवन अ सर्कल C with radius 10 and center coordinates 1, 4. Apply the translation with distance 5 towards x and 1 towards y and obtain the new coordinate of circle. क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। एक सर्कल है, उसका जो सेंटर है वो क्या है 1, 5, उसकी जो रेडियस है कितनी है 10। अब आपको इस सर्कल को डिस्प्लेस करना है, यहां पर डिस्प्लेस होने के बाद ये आ गया। अब डिस्प्लेस करने के बाद आपको क्या करना है, कहां डिस्प्लेस करना है, मुझे करना क्या है मुझे नहीं पता, तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा 5 और y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा 1। ये क्वेश्चन में गिवन है द वैल्यू ऑफ tx एंड ty, तो tx इक्वल्स टू 5 एंड ty इक्वल्स टू 1। अभी डायरेक्ट सॉल्व करूं इक्वेशन के फॉर्म में तो बहुत इजी है, x डैश इक्वल्स टू x, व्हाट इज x, दैट इज 1, तो 1 प्लस 5, तो दिस विल बिकम 6। डू यू एग्री, यस और नो? यस मैम। यस, तो देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा है ओल्ड सेंटर कोऑर्डिनेट क्या है 1, 4, ये क्वेश्चन में गिवन है। आपकी जो ट्रांसलेशन वेक्टर है वो 5, 1 होगा, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। आपको न्यू निकालना है तो x न्यू, मैं डैश से रिप्रेजेंट करती हूँ, यहाँ पर न्यू बताया है, कोई दिक्कत नहीं है। x न्यू इज इक्वल्स टू x ओल्ड प्लस tx, तो 1 + 5 इक्वल्स टू 6 and y new equals to y old plus ty, that is 4 + 1 equals to 5. So new center coordinate will be 6, 5. Radius will remain same. So this is the answer.
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। न्यूमेरिकल समझ में आया? इससे सिंपल कुछ नहीं होगा, सबसे सिंपल न्यूमेरिकल है ये, क्योंकि आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको यदि इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेशन याद है तो आप आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। आपको सिर्फ पुरानी वैल्यू में tx को जोड़ना है और ऐड करना है, टू बी रिमेम्बर, क्योंकि ये ट्रांसलेशन है, इसमें हम डिस्प्लेस करते हैं, इसलिए हम ऐड करेंगे। और पुराने y में टी वाई को जोड़ना है, तो हमारे न्यू वैल्यू ऑफ एक्स और वाई निकल जाएगी, जो हमारा रिजल्ट होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलिए अब इसी का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, एक्स न्यू वाई न्यू, एक्स ओल्ड वाई ओल्ड। इसमें होमोजीनियस कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस नहीं है। आप चाहो तो इसमें होमोजीनियस कोऑर्डिनेट लगा सकते हो कि एक्स न्यू वाई न्यू 1, एक्स ओल्ड वाई ओल्ड 1 और टी एक्स टी वाई 1, इस तरह से। ठीक, फिर ये एक्स न्यू वाई न्यू आपका ओल्ड क्या है 1 और 4, और ट्रांसलेशन वेक्टर क्या है 5 और 1। इसको आप जब जोड़ेंगे तो दैट्स कम आउट टू बी 6 एंड 5। तो 6 एंड 5 विल बी न्यू वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब एक्स की वैल्यू हो जाएगी 6, वाई की वैल्यू हो जाएगी 5। और इस तरह से आप चाहो तो इसको सर्कल को शो कर सकते हो डायग्राम के फॉर्म में भी, कि आपका अभी सर्कल का जो पॉइंट है वो क्या था 1 था, और जो y थी इसकी 4 थी। अब ये डिस्प्लेस हो गया, इसका जो x हो गया वो 6 हो गया, और जो y हो गया वो 5 हो गया। दैट विल बी C डैश। डू यू एग्री? इसमें भी इस सेम डायग्राम में भी कर सकते यस मैम। हो। यहाँ पर आप 6 ले लो Yes, सेम ma'am. डायग्राम में, और यहाँ पर 5 ले लो, तो इसका डिस्प्लेसमेंट आप सेम डायग्राम में भी बता सकते हो कि इट इज डिस्प्लेड। इज इट ओके? Yes, ma'am. वेरी Yes, सिंपल yes, ma'am. कॉन्सेप्ट। हाँ, कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी को? मैम No, अगर ma'am. रेडियस चेंज करते हैं तो मैम? रेडियस चेंज नहीं होगी, रेडियस विल बी सेम, ओनली द कोऑर्डिनेट लोकेशन विल बी चेंज्ड। रेडियस जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहेगी, सिर्फ कोऑर्डिनेट की वैल्यूज जो है वो आपकी चेंज होगी, रेडियस आपकी चेंज नहीं होगी। क्योंकि अभी आपने बताया ना, मैंने आपको जब पढ़ाया था तब आपने सुनने में शायद मिस कर दिया होगा उस वक्त, कि जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन करने में हमेशा ऑब्जेक्ट की लोकेशन चेंज होती है, ऑब्जेक्ट का जो शेप और साइज है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। बात आ रही है समझ में बेटा? यस मैम। यस। ठीक है, ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा है, सब कम से कम रिकॉल तो हो जाएगा ऐसे में आप क्वेश्चन पूछेंगे तो। चलिए लास्ट आज हम टॉपिक देखेंगे स्केलिंग। कल की क्लास में हम रोटेशन करेंगे। इट इज यूज टू ऑल्टर और चेंज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आपकी बात सही हो गई कि यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पर साइज को ऑल्टर कर रहे हैं। रेडियस अभी 10 है तो 20 कर देंगे, मतलब हमने सर्कल का मैग्निफिकेशन कर दिया। रेडियस अभी 25 है तो हम उसको 10 कर देंगे, मतलब हमने सर्कल का रिडक्शन कर दिया। यहाँ पर आपका पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है कि स्केलिंग के केस में आप मैग्निफिकेशन या रिडक्शन कर सकते हो, वहां पर आप उसके शेप और साइज को चेंज कर सकते हो। वो ट्रांसलेशन में अलाउ नहीं है पर स्केलिंग में अलाउड है। तो देयर आर, जैसे ट्रांसलेशन वेक्टर्स tx और ty होते थे, वैसे यहाँ पर दो स्केलिंग वेक्टर्स होते हैं जिसको बोलते हैं sx इन x डायरेक्शन और sy इन y डायरेक्शन। ठीक है, और हमारी जो न्यू कोऑर्डिनेट की पोजीशन है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर वही है। अब देखो, आपको यदि कोई पिक्चर गिवन है, आपको उसको एनलार्ज करना है, तो आप उसको ओरिजिनल पोजीशन से यदि आपको उसको ट्वाइस करना है, तो ट्वाइस करने से आप क्या करोगे, sx और sy जो आपके स्केलिंग वेक्टर है वो क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। आपको उसको डबल नहीं करना है, आपको उसको ट्रिपल करना है, तो sx और sy 3 हो जाएंगे। आपको उसको 10 टाइम करना है तो sx और sy 10 हो जाएंगे। आपको sx को 5 टाइम करना है, sy को 10 टाइम करना है, तो sx 5 हो जाएगा, sy 10 हो जाएगा। मतलब दिस विल बी द डिफरेंट वैल्यू ऑफ स्केलिंग वेक्टर्स। ठीक है, इफ स्केलिंग वेक्टर आर लेस देन 1, स्केलिंग वेक्टर यदि कम है, छोटे हैं, तो आप उसको क्या करोगे, उस केस में आप रिडक्शन करोगे।
ठीक है, मतलब मैंने आपको कल भी बताया था, या तो आप एनलार्जमेंट कर सकते हो, या तो आप बड़ा कर सकते हो, या तो आप रिडक्शन कर सकते हो, मतलब छोटा कर सकते हो। तो हम इस तरह की स्केलिंग जो पढ़ रहे हैं कि इसमें हम क्या करेंगे, यदि ये सर्कल है, सर्कल को हमने यदि स्केलिंग जो वेक्टर है वो छोटे यूज किए हैं, ठीक है, लेस देन यूज किए हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर स्केलिंग वेक्टर जो है वो उसका साइज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन ट्रायंगल के केस में क्या हुआ, आपने मैग्निफिकेशन किया है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, एनलार्जमेंट हो जाएगा। और इसको आपको बताने के लिए करूं तो क्या बोलूं थी मैं, हाँ, किसके केस में, आपके मैग्निफिकेशन के केस में, मतलब जब आप बड़ा करते हो, मैग्निफिकेशन के केस में आप हमेशा मल्टीप्लाई करोगे, मैग्निफिकेशन के केस में आप हमेशा मल्टीप्लाई करोगे, और रिडक्शन के केस में आप हमेशा डिवाइड करोगे। ये चीज आपको नहीं भूलना है, इस चीज का आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है ना, समझ में आया? Yes. एवरीबॉडी क्लियर? आपको क्वेश्चन ध्यान Yes, से ma'am. पढ़ना है कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है आपको। यदि मैग्निफिकेशन दिया है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि रिडक्शन दिया है तो डिवाइड करेंगे। अब देखो इसकी मैट्रिक्स और इसकी इक्वेशन हम देख लेते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। x डैश इक्वल्स टू sx into x and y dash equals to sy into y। देखो यहाँ पर मैंने sx sy पहले क्यों लिखा है, क्योंकि ये मल्टीपल का मामला है। आपको पता है कि ab is not equals to ba, ऐसा होता है क्या मैट्रिक्स के केस में? मैम नो, No. यस। तो अभी आपको डिवाइड भी यहाँ पर यूज करना है, डिवाइड भी करना है। तो ये वाला जो हो गया वो मैग्निफिकेशन के लिए हो गया, ठीक है। और आप डिवाइड के केस में भी आप इसको ऐसे ही इक्वेशन को लिखेंगे विद द डिवाइड साइन, ठीक है। और इसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह पर लिखेंगे एस एक्स और एस वाई को। जैसे हमको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल में आप 1 1 और 1 लिखते हो और बाकी सब जगह पर 0 आता है, लाइक दिस, राइट। तो यहाँ पर जो स्केलिंग ट्रांसलेशन वेक्टर होते थे उसको हम यहाँ पर